धर्म और राजनीति दो अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन आप इनको बखूबी निभाए जा रहे हैं। कैसे कर पाते हैं आप और कैसे देखते हैं धर्म और राजनीति? कभी इच्छा हुई कि मुख्यमंत्री का पद पर देखना चाहें खुद को? पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है उत्तराखंड में और खासकर युवाओं को लेकर वो आकर्षित होते हैं बाहर जाना है उत्तराखंड से। तो पलायन पर कैसे देखते हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं माधुरी डबराल और आज मैं पहुंची हूं कोटद्वार क्षेत्र में स्थित हमारे पावन सिद्धबली धाम के चरणों में। और यहां पर मैं आज आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूं 23 सालों से महंत के रूप में सेवाएं दे रहे हमारे श्री दिलीप रावत जी से, और पिछले लगातार 3 जो टेन्योर हैं इनके, वो लैंसडाउन विधायक के रूप में भी रहे हैं। तो महंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले कैसा रहा अभी तक का सफ़र? मैंने जो राजनीति के क्षेत्र में पहले शुरुआत की है तो छात्र राजनीति से की है, और मैं 89 में छात्र महासंघ का गढ़वाल का अध्यक्ष रहा। और इसके साथ साथ उस समय 93-92 में जो आरक्षण आंदोलन हुआ था उसमें भी मैं 7 दिन की जेल काट कर आया। इसके साथ साथ जब उत्तराखंड का आंदोलन हुआ तब भी 6 दिन मैं जेल में रह कर आया हूँ। तो ये हमने अपने संघर्ष छात्र जीवन में भी किए हैं। उसके बाद मैं 96 के बाद मैं अपने परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय गुरु जी विश्व गुरु जी, जिनको मुनीषानंद जी गिरी जी के मुनीषानंद सरस्वती जी के सानिध्य में आया, और उन्होंने 5 साल तक अपने यहाँ मुझे अपने सानिध्य में रखा। तो तब जाके मुझे थोड़ा आध्यात्मिक थोड़ा सा ज्ञान हुआ और आध्यात्मिक आशीर्वाद मिला। उसके बाद मैं धार्मिक कार्यों में जुड़ गया। तो 2000 में मुझे श्री सिद्धबली धाम में यहाँ पर सेवा करने का अवसर मिला, और मुझे महंत के रूप में एक सेवा का अवसर मिला है। धर्म और राजनीति दो अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन आप इनको बखूबी निभाए जा रहे हैं। कैसे कर पाते हैं आप और कैसे देखते हैं धर्म और राजनीति को एक ही नज़रिए? देखिए, आप ये समझिए कि धर्म हो, क्योंकि राजनीति जो है बहुत बहुत कठिन रास्ता है, इतना सरल नहीं है। इसमें अपने को पावन रखना, अपने को ईमानदार रखना बड़ा कठिन कार्य है। मैं समझता हूँ कि राजनीति और धर्म ऐसे ही हैं कि राजनीति एक जहर के समान है और धर्म जो है एक शीतल जल के समान है। जिस प्रकार से अगर किसी जहर में शीतल जल को उड़ेल दिया जाए तो उसकी विषाक्तता खत्म हो जाती है। इसी प्रकार मेरा मानना है कि अगर राजनीति में धर्म आ जाए तो निश्चित रूप से जो देश चलाने वाले लोग होते हैं वो अगर धार्मिक प्रवृत्ति के होंगे तो वो देश को अच्छी तरह से चला सकते हैं और बड़ी निष्ठा के साथ और समर्पित भावना से चला सकते हैं, ईमानदारी से चला सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे कि अगर धर्म में राजनीति आ जाए, यानी शीतल जल में अगर थोड़ा सा भी एक बूंद अगर कोई जहर मिल जाए तो मैं समझता हूँ कि वो जल भी जो है विषाक्त हो जाएगा। तो इसलिए धर्म में राजनीति की ज़रूरत नहीं है, लेकिन राजनीति में धर्म की अति आवश्यकता है। मेरा ये अपना व्यक्तिगत सोचना है। पिछले 3 टेन्योर से आप लगातार विधायक हैं लैंसडाउन क्षेत्र से। आपने बहुत सारे कार्य किए होंगे, लोगों ने आपको सराहा भी होगा, इसीलिए आपको 3 बार से मौका वो लगातार दिए जा रहे हैं। आपको अपनी नज़रिए से आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या लगती है? देखिए, जब मैं 2012 में विधायक बना तो मैंने वहाँ एक संकल्प लिया था, क्योंकि मैं जब विद्यालयों में गया तो हमारे जो छोटे छोटे प्राथमिक विद्यालय में बच्चे पढ़ते थे उनके पास बैठने के लिए जगह नहीं थी, उनके पास संसाधन नहीं थे। तो मैंने प्रयास किया, तो मैंने एक संकल्प लिया जिसे मैंने नाम दिया चटाई मुक्त विद्यालय। तो उस समय आज मुझे प्रसन्नता भी है कि कम से कम 90% विद्यालयों में मैं कंप्यूटर दे चुका हूं और उनके लिए फर्नीचर आदि की व्यवस्था कर चुका हूं। तो भौतिक व्यवस्था की मैंने वहां पे प्रयास किया है, और यदि कोई अगर छूट गया हो तो ये मेरे संज्ञान में नहीं, इसलिए मैं 100% नहीं कर सकता, लेकिन मैंने प्रयास किया कि मेरी नज़रों में 100% जो है लगभग विद्यालय ऐसे आच्छादित हो चुके हैं। और मैं अभी जब 2017 में दोबारा विधायक बना तो फिर मैंने एक मेरी आवश्यकता थी कि हमारे क्षेत्र की आवश्यकता थी कि क्षेत्र में बहुत विकट था,
पहाड़ी क्षेत्र है, विषम भौगोलिक परिस्थितियां हैं, तो मैंने देखा कि लोग पैदल चलते हैं, बहुत कठिनाई के दौर, कभी कोई बीमार हो जाता है तो अस्पताल तक नहीं जा पाता, और अपने जो बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा पाते, तो एक सड़कों की आवश्यकता हुई। तो मैंने एक संकल्प उस समय भी लिया था कि अपने क्षेत्र को चढ़ाई मुक्त करना। तो आज मुझे प्रसन्नता है कि मैं कम से कम 75-80% जो क्षेत्र को जो है सड़कों से आच्छादित कर चुका हूं, और अभी मेरा प्रयास है कि किसी प्रकार से 100% जो है वो सड़कों से जुड़ जाए। अभी तीसरा टर्म जब मेरा हुआ तो मैंने एक फिर संकल्प लिया है कि दवाई युक्त करना। तो अभी मैंने अस्पतालों पे फोकस किया है, और उसमें मुझे पहले प्रथम चरण में ये सफलता मिली है कि मैंने लगभग 70-80 जो हमारे PHC हैं, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र हैं, संयुक्त चिकित्सा केंद्र हैं, CHC, उसमें डॉक्टरों जो हैं मैंने पहुंचाने का प्रयास किया है, और लगभग डॉक्टर वहां आ भी चुके हैं, कोई छुटा होगा। तो अभी मेरा प्रयास है कि स्पेशलिस्ट जो हैं डॉक्टर जो है हमारे CHC में रहें, कम से कम एक विकास खंड में ऐसे स्थान पर वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर रहें। तो ये प्रयास किया जा रहा है। तो ये तीसरा संकल्प मेरा ये है। जी, बेरोजगारी को लेके कोई भावी योजनाएं हैं आपके पास? जैसा कि आजकल उत्तराखंड में आपने देखा युवा जो है वो बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर आंदोलन भी किए जाए, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, बेरोजगारी को तो कोई मिटा नहीं सकता, क्योंकि वो तो जो नए लोग शिक्षा प्राप्त करते हैं तो वो बेरोजगार होते जाते हैं। लेकिन हमने प्रयास किया है कि लोग अपने रोजगार स्वयं अपने पाँव में खड़े हो सकें। इसके लिए हमने पर्यटन क्षेत्र को सबसे ज़्यादा अच्छा रास्ता पहाड़ के हित में भी लगाया, और लोगों को रोजगार के हित में भी। तो मैं समझता हूँ कि मैंने अभी लैंसडाउन के सराउंडिंग में प्रयास किया है कि 1-2 पर्यटक स्थल ऐसे बन जाएं कि जहाँ हमारे टूरिस्ट जो हैं, जो पर्यटक हैं, जो वहाँ आकर्षित हो जाएं, और वहाँ पर हमारे जो लोकल के जो नौजवान हैं वहाँ पर रोज़गार कर सकें, चाहे वो गाइड के रूप में करें, या छोटी छोटी दुकानों के रूप में करें, या चाहे वाहन आदि के चला के करें। तो ये हमने प्रयास किया है कि पर्यटक क्षेत्र को भी विकसित किया जाए, और साथ साथ वहाँ पर लोगों को रोज़गार से भी जोड़ा जाए। और मुझे प्रसन्नता है कि अभी ये 8-10-12 सालों में वहाँ चारों तरफ से जो है लैंसडाउन के अगल बगल बहुत सारे होटल बने हैं। तो हमारे बहुत सारे नौजवान जो बाहर जाते थे होटलों में काम करने के लिए, आज वो स्थानीय स्तर पर काम कर रहे हैं। तो ऐसा हमारा प्रयास है कि उनके लिए रोजगार का साधन यहाँ पर उपलब्ध हो। जी, कोटद्वार में एक जो बड़ा मुद्दा है वो है लाल ढांग चिल्लर खाल वाला जो कंडी मार्ग है। भले ही वो आपकी विधानसभा में तो शायद नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि आप सरकार से जुड़े हुए हैं, आपकी सरकार है, तो क्या कहना चाहेंगे? ये जो आंदोलन चल रहे हैं, क्या है इसमें आप सरकार की तरफ से अगर बात करें, या आप क्या कहना चाहेंगे? आपको नहीं होगा ज्ञान, लेकिन मैंने 95 और 97 में मैंने एक यात्रा चलाई थी, और जो 2000 के बाद मैंने एक मुहिम चलाई थी कि ये कंडी मार्ग खोला जाए, जो हरिद्वार से लेके रामनगर तक चला है। इसके लिए मैंने सन 2000 में एक पैदल यात्रा भी निकाली थी, और बहुत सारे लोगों का सहयोग मिला था। तो मैं चाहता था कि ये हमारी जीवन रेखा है, और इस जीवन रेखा को जो बहुत सारे वर्षों से अंग्रेज़ों के समय से ये रास्ता था, इसको सुलभ बनाया जाए और आम जनता के लिए खोला जाए। लेकिन विडंबना ये है कि 67% क्षेत्र हमारा वन आच्छादित है, उसके बावजूद पर्यावरण के नाम पर हमको विकास कार्यों से हमारे यहाँ रोका जा रहा है। बहुत सारी सड़कें हैं, बहुत सारी परियोजनाएं जो वन अधिनियम के कारण रुकी पड़ी हैं, और मैं तो समझता हूँ कि स्टेट गवर्नमेंट की भी इच्छा शक्ति में कमी है। उनको मैं समझता हूँ कि उनको स्टेट गवर्नमेंट को, जो राज्य सरकार है हमारी, उसको मजबूती के साथ ये पक्ष रखना चाहिए कि हमने 67% वन को हमने सुरक्षित रखा है, इसलिए हमको इसमें रोका ना जाए और हमारे विकास कार्यों को बाधित नहीं किया जाए। ये दुर्भाग्य है कोटद्वार का कि अभी तक जो है ये कंडी मार्ग की लड़ाई जो है मजबूती के साथ नहीं लड़ी गई, और ना सरकार के द्वारा इसमें गंभीरता से कोई प्रयास किए गए। जी, उत्तराखंड सरकार जैसे कि आजकल कामकाज चल रहा है, और हम लोग क्योंकि जनता से हैं, तो जनता में बहुत ज़्यादा खुशी नहीं है सरकार के कामकाज को लेकर। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वैसे तो देखो, सरकार से खुश तो कभी कोई हो नहीं सकता, क्योंकि बहुत सारी अपेक्षाएं जनता की होती हैं, और एक अपेक्षाएं पूरी हो जाए तो दूसरी अपेक्षाएं जाग जाती हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि इस समय प्रयास हमारी सरकार कर रही है कि किस तरह से बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए, किस तरह से अपने पर्यटन क्षेत्रों को वो आगे बढ़ाया जाए, और नया गंतव्य को हम यहाँ पर बना सकें। अभी ये बात सही है कि जैसा संसाधन हमारे पास थे, जैसा हमने आशा की थी, उसके अनुरूप अभी तक हमारी कोई भी सरकार, एक ही सरकार नहीं, इसमें सारी सरकारें दोषी हैं, वो गंभीरता के साथ नहीं कर पाई। और सबसे बड़ी जो भ्रष्टाचार है, वो भ्रष्टाचार पे अभी तक जो है पूरी तरह से रोक नहीं लग पाई। जी, काफ़ी लंबे समय से राजनीति से जुड़े हैं, विधायक भी आप लगातार 3 बार रह चुके हैं। कभी इच्छा हुई कि मुख्यमंत्री का पद पर देखना चाहें खुद को?
देखिए, राजनीति में जब कोई व्यक्ति आता है तो निश्चित रूप से उसकी महत्वाकांक्षा भी होती है कि वो आगे बढ़े। और मैं समझता हूँ कि जब आदमी सक्षम पद पर होता है तो वो जनता की सेवा भी बड़ी मजबूती के साथ कर सकता है। तो ये निश्चित रूप से है कि विधायक के रूप में सभी लोगों की अपेक्षाएं होती हैं कि वो मुख्यमंत्री बने, मंत्री बने और अच्छी तरह से जनता की सेवा कर सके। तो निश्चित रूप से उन लोगों में मैं भी शामिल हूँ। जी, एक चीज़ और है, धर्म और राजनीति, आप दोनों पहलुओं को बहुत करीब से देखे हैं और अच्छे से आप मैनेज कर रहे हैं। आपका, अगर मैं आपसे पूछूं, आपको राजनीति में ज़्यादा आनंद आता है या धर्म के क्षेत्र में? देखिए, आनंद की जहाँ तक बात है तो वो तो केवल आध्यात्मिक क्षेत्र में ही मिल सकती है, भगवान की आराधना करने में मिल सकती है, क्योंकि आनंद जो है वो आत्मा का संबंध है। तो मैं समझता हूँ कि आनंद तो आदमी व्यक्ति का जो है वो भगवान से संबंध जिस दिन हो जाए तो आनंद ही आनंद है। इसलिए भगवान को परमानंद कहा गया है। और मैं दूसरी तरफ कहूँ कि क्योंकि जब आदमी ने ये योनि में जन्म लिया है तो निश्चित रूप से वो चुपचाप नहीं बैठ सकता, वो समाज के लिए कुछ न कुछ उसे करने की उत्कंठा उसके मन में रहती है। तो निश्चित रूप से ये है कि यही हमारे मन में भी है कि हम जनता को इस राजनीति के माध्यम से अच्छी तरह से सेवा कर सकें, और इसलिए हम राजनीति कर रहे हैं। जी, 2024 आने वाला है, बिल्कुल निकट ही है, कैसे देखते हैं? देखिए, 2024 तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग लड़ रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि पुनः जो है इस देश में जो है प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी आएंगे। और मैं समझता हूं कि वर्तमान जो परिस्थितियां चल रही हैं, जिस तरह से सनातन धर्म पे चोट पहुंच रही है, जिस तरह से हिंदू धर्म को समाप्त करने का बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, और कुछ राजनीतिक दल जो है उनकी बिचौलिए की भूमिका में हैं, ऐसे विकट समय में, ऐसे संक्रमण काल में केवल हमारी सरकार यानी मोदी जी के नेतृत्व में ही और योगी जी की जैसे व्यक्ति के छाया सहयोग से ही हम यहाँ पर जो है इस देश को चला सकते हैं और देश में अच्छी व्यवस्था कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अपनी संस्कृति जैसी धरोहर को सुरक्षित रख सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि 2024 में जनता की भी आवश्यकता है, हमारी भी आवश्यकता है, और निश्चित रूप से हम इसमें सफल रहेंगे। जी, पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है उत्तराखंड में, और खासकर युवाओं को लेकर वो आकर्षित होते हैं, बाहर जाना है उत्तराखंड से। तो पलायन पर कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारा कि हमारे से ज़्यादातर जो फुट पर रहने वाले हमारे तराई क्षेत्र से लगे हुए पर्वतीय क्षेत्र हैं, जैसे अल्मोड़ा है, टिहरी है, पौड़ी है, इनमें बड़ा बेतरतीब से जो है पलायन हुआ है। और मैं समझता हूँ कि सरकार को गंभीरता के साथ, हम भी उनको सुझाव देते हैं, कर भी रहे हैं, कि हर ब्लॉक में, हर विकास खंड में, पर्वतीय क्षेत्र के विकास खंड में अगर एक छोटा सा इकाई उद्योग के लग जाए जिसमें 150 से 200 तक आदमी को रोजगार मिल जाए, तो मैं समझता हूँ कि पूरा ब्लॉक जो है उससे ही रुक जाएगा। तो निश्चित रूप से अभी पलायन के प्रति सरकार की कोई ठोस योजना नहीं हो पाई है। कोई भी सरकार ने अभी तक ठोस योजना नहीं बनाई है और न कभी इस पर गंभीरता से चिंतन किया है। तो मैं समझता हूं कि मैं भी अपने विधानसभा के माध्यम से बार बार इस परेशानी को, ये जो हमारी जो इच्छा है उसको मैं उसको व्यक्त करता रहता हूं। और मैं चाहता हूं कि सरकार जो है हर ब्लॉक में, एक विकास खंड में एक उद्योग जरूर लगाए, ताकि जो है वहाँ पर रोजगार मिल सके। और उस रोजगार, क्योंकि अगर एक छोटी सी इकाई भी लगेगी तो उसके छत्र छाया में गाड़ी वालों को रोजगार मिलेगा, दुकानदारों को रोजगार मिलेगा, गाय पालने वालों को दूध के माध्यम से रोजगार मिलेगा, और सारे लोग इससे प्रभावित होंगे। इसलिए एक उद्योग अगर लग जाए क्षेत्र में तो निश्चित रूप से उससे पलायन रोक सकता है। मैंने सरकार को सुझाव भी दिया है। चकबंदी एक बड़ा मुद्दा है उत्तराखंड में, आप क्या कहेंगे? देखिए, चकबंदी के कारण निश्चित रूप से बहुत बड़ा हमारा दुर्भाग्य है कि चकबंदी के कारण हमारे कई योजनाएं नहीं हो पाती हैं और लोगों में सहमति नहीं बन पाती। मेरा तो सभी लोगों से निवेदन है, क्योंकि सरकार ऐच्छिक चकबंदी हर समय तैयार है। अगर सारे गांव वाले लिख कर देते हैं कि हम चकबंदी करने को तैयार हैं, तो सरकार तत्काल जो है चकबंदी कर सकती है, और कई 2-3 गांवों ने कर भी दी है। तो मेरा निवेदन ये है कि पहाड़ की प्रगति के लिए चकबंदी होना आवश्यक है, और सभी लोगों से है कि विशाल हृदय के साथ इस प्रदेश के विकास के लिए उनको चकबंदी स्वीकार करनी चाहिए। जी, एक जो मुद्दा है वो अभी आजकल जनता से आवाज़ आ रही है उत्तराखंड में भू कानून की, तो आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं तो भू कानून का बिल्कुल प्रबल पक्षधर हूँ, और मैं समझता हूँ कि जैसे हिमाचल की तर्ज पे यहाँ पर भू कानून होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि उद्योग लगने के लिए पहाड़ के लोगों को छूट होनी चाहिए, और उनको सहायता भी मिलनी चाहिए, उनके ब्याज में भी कमी होनी चाहिए, ताकि जो है स्थानीय लोग जो है रोजगार कर सकें। अभी जितना भी हमारे चाहे होटल व्यवसाय हों, चाहे कोई उद्योग हो, ज़्यादातर बाहर के लोग आ रहे हैं, क्योंकि वो सक्षम हैं, उनके पास आर्थिक स्थिति अच्छी है, तो वो कर पा रहे हैं।
लेकिन हमारे लोग जो हैं आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हैं, इसलिए उनकी सहायता के लिए सरकार को उद्योग लगाने के लिए उनके लिए छूट भी देनी चाहिए और सरकार को ज़मीन भी उनको आवंटित करनी चाहिए। ये मेरा अपना व्यक्तिगत राय है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने इतनी निर्भीकता से और बड़े सटीक आपने उत्तर दिए हैं। आप थे महंत श्री दिलीप रावत जी, जो पिछले 23 वर्षों से सिद्धबली में महंत हैं और लगातार 3 बार से विधायक हैं। और इस तरह की शख्सियतों से आगे भी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।